प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। अब अगली चुनावी जंग जिसका इंतजार इस देश को है वो है बिहार की, और मुद्दों की जबरदस्त भरमार है। भाई पूछा जाना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम बिहार की इतनी कम क्यों है, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ये सब क्यों है, इस पर जनता को रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए। लेकिन क्या बिहार का ये जो चुनाव है ये एब्सोल्यूट लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर संविधान, आरक्षण और बाबा साहब अंबेडकर के मान सम्मान पर अपमान पर आता हुआ दिखेगा क्या, और क्या वहीं ले जाने की कोशिश भी है इसे पिछड़ों पर, दलितों पर, बाबा साहब अंबेडकर पर? क्योंकि अब तो बीजेपी एनडीए जो शासन में है बिहार में, उन्होंने जातिगत जनगणना का भी बाकायदा एक नैरेटिव बना दिया कि हम तैयार हैं। तो क्या ये बड़ा मुफीद प्लैंक होगा एनडीए के लिए कि अब इस पूरे चुनाव को ले जाया जाए संविधान पर, आरक्षण पर, बाबा साहेब पर, पिछड़ों पर, दलितों पर? क्योंकि एक बड़ा वोट चंक है, 63% हो गए आपके पिछड़े ओबीसी और ईबीसी मिलाकर, और 20% के आसपास 19 दशमलव कुछ प्रतिशत हैं दलित। तो कुल मिलाकर बड़ा 80% से ज्यादा का वोट चंक है। और आज इस पर चर्चा इसलिए क्योंकि घूम फिर कर अब माफी पर बात आकर खड़ी हो गई। आज प्रधानमंत्री बिहार में थे और बिहार के उन्होंने सीवान के जसौली में जमकर आरजेडी को घेरा। अब आरजेडी कौन सी पार्टी है जो पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर लार्जेस्ट पार्टी बनी थी? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या किया। सारे बिहार में पोस्टर लगे हैं माफी मांगो, लेकिन ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। इनके अंदर दलित और पति पिछड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं। और आखिरी लाइन थोड़ी सी ज्यादा किलर लाइन है प्रधानमंत्री ने जो कहा, आरजेडी बाबा साहब को अपने पैरों में रखती है और मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। ये पूरी कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि दरअसल ये यहां तक बात क्यों पहुंच गई कि पूरे बिहार में बाकायदा और खासतौर से पटना में पोस्टर लगा दिए गए माफी मांगो आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की बात उठाई, पूरा एनडीए बयान जारी करने लगा। राजीव रंजन है जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा निस्संदेह लालू प्रसाद यादव को व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान करना सिर्फ अनुसूचित या दलित समुदाय का अपमान नहीं है, पूरे बिहार का और देश के हर नागरिक का अपमान है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू यादव ने न सिर्फ डॉक्टर बीआर अंबेडकर की छवि का अपमान किया, बल्कि अंबेडकर को ही अपने पांव तले कुचल दिया। शर्मनाक है। अनगिनत लोगों का अपमान किया है जो संविधान के अनुयायी हैं, दलितों का अपमान किया, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। यानी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि आरजेडी दलित विरोधी है। और एक और चीज ये हुई, ये ज्यादा गंभीर है। दरअसल पॉलिटिकल रेटोरिक में चलता है कि आप कुछ भी कहकर उसे पॉलिटिकल बयानबाजी बता सकते हैं। लेकिन आज राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी बाकायदा चिट्ठी जारी कर दी है, पब्लिक डोमेन में अभी आई, कि लालू प्रसाद यादव या तो अपने उस कृत्य के लिए माफी मांगे, 15 दिनों के भीतर आयोग के सामने पेश हो। और ये अनुसूचित जाति आयोग है, आप जानते हैं एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट इस देश में कितना कड़ा है। वहीं से नोटिस आया लालू प्रसाद यादव को कि या तो 15 दिन में आप अपना पक्ष रख दें, ये चिट्ठी वही है, ये नोटिस वही है, या तो पक्ष रख दें, और नहीं अगर रखते तो एफआईआर दर्ज होगी लालू प्रसाद यादव पर एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत। बाकायदा एफआईआर लॉन्च होगी। और जैसा मैंने कहा कि पूरे बिहार में पोस्टर लगाई दिए गए हैं कि लालू प्रसाद यादव माफी मांगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को उन्होंने अपने कदमों में रखा। ये बाबा साहब का किया अपमान। अब ये कहानी आप तक पहुंचानी बड़ी जरूरी है कि हुआ क्या। दरअसल 11 जून को 78वां जन्मदिन था लालू प्रसाद यादव का। बहुत सारे प्रशंसक आ रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे साथ में। एक ये प्रशंसक भी पहुंचे, लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे हुए थे, आगे एक और कुर्सी रखी थी जिस पर पांव रखे हुए थे लालू प्रसाद यादव ने। एक समर्थक पहुंचे बाबा साहब की तस्वीर लेकर, फ्रेम्ड तस्वीर है ये, और फोटो खिंचाई और यहां से चलते बने।
अमित मालवीय ने, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को, इस वीडियो को अपलोड किया कि भाई देखिए, लालू प्रसाद यादव को कोई इस बाबत कोई फिक्र ही नहीं है कि कहां उनके पांव है और कहां बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर आ गई है। ये तो पांव के नीचे रौंद देना हुआ बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश अब बीजेपी दरअसल अपने लेवल पर, और जो एनडीए के साथी हैं जेडीयू, सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये नैरेटिव कितना संजीदा है ये आप जानते हैं, और ये कितना सेंसिटिव है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब इस देश के दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जिन्हें आरक्षण मिलता ही है संविधान की बदौलत, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर उनके भगवान है, मसीहा है। लोकसभा चुनाव में और ये देखने को भी मिला कि अगर संविधान का आरक्षण का जो बेहद सेंसिटिव पहलू है अगर पेनिट्रेट कर गया जनता में, तो नतीजे पलट सकता है किसी भी चुनाव के। अब यह तेजस्वी यादव थोड़े से फिक्रमंद दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी 6 दिन पहला मुद्दा उठाती दिखी। तेजस्वी यादव ले गए 6 महीने पहले इस पूरे एपिसोड को। संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमित शाह ने जो बयान दिया था, मान्यवर एक फैशन बन गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का ले लें तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाए। तेजस्वी यादव 6 महीने पहले ले गए इस पूरे नैरेटिव को खींचकर कि अगर अंबेडकर का अपमान कोई करता है तो बीजेपी है और आरएसएस है। और याद आप कीजिए कि वो वाकई जो अमित शाह का, देश के गृह मंत्री का, बीजेपी के चाणक्य का बयान था, वो इतना असहज कर गया भारतीय जनता पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 6 ट्वीट किए अमित शाह के बचाव में। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तब आरजेडी वहां पिक्चर में नहीं थी। और फिर किरण रिजिजू से लेकर राजनाथ सिंह तक, और बीजेपी के अपेक्षाकृत लिबरल चेहरे माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान भी सामने आए। प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, किरण रिजिजू आए, गिरिराज सिंह आए, चिराग पासवान आए, अमित शाह के अलावा राजनाथ और शिवराज सिंह चौहान भी आए। और लगातार कांग्रेस पर बम फोड़ा गया कि भाई आज ये मुद्दा बना रहे हैं बाबा साहब के अपमान का एक बयान पर, इन्होंने ना भारत रत्न दिया, इस्तीफा तक देना पड़ गया पहली कैबिनेट से कानून मंत्री के तौर पर, खिलाफ चुनाव भी लड़ लिया बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने। अब ये सारे नैरेटिव इतिहास के पन्ने उलटती हुई नजर आई थी बीजेपी, असहज हुई थी बीजेपी उस वक्त। तो यहां तेजस्वी वही गेम पलटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मुखौटा हो जाता है क्या कि भाई बाबा साहब अंबेडकर का अपमान तस्वीर पर हो गया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बयान पर हो गया, और फिर 1948 तक और 47 तक पहुंचकर वो सब परतें खोली जाती हैं। असल में दरअसल ये गणित है 63% पिछड़ों का और 19% दलितों का, और ये कुल मिलाकर बैठ जाता है आंकड़ा 83% से भी ज्यादा कि बाबा साहब के नाम पर ये वोटों की फसल काटी जाए। और ये सबका स्पेसिफिक मंतव्य, लक्ष्य चुनावी दौड़ में यही है क्या? आज इसी पर चर्चा करूंगी। भाई अंबेडकर कितने जरूरी हो जाते हैं? आरक्षण दे दो ना। आरक्षण तो लटका कर बैठ गए कोर्ट में, अभी पेंडिंग हो गया। नीतीश कुमार जो 65% करना चाहते थे, नहीं हो पाया, वो करा दे। तो कुछ बयान आज के जो हैं, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए और फिर तेजस्वी यादव को सुनिए। इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं, कहीं कोई अपमानित नहीं किया गया है। अपमानित अगर किया है तो भाजपा के लोगों ने किया है, अमित शाह ने किया। और ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। मोदी के दिल में अंबेडकर या राहुल के संविधान में अंबेडकर? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल
ये कि पंजा लालटेन लाएगा जंगल राज, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया। पंजा लालटेन लाएगा जंगल राज या जीजा दामाद लाएंगे सुशासन राज। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। सब पॉलिटिकल लोग हैं, सब अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं। तुहिन सिन्हा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजेश राठौर मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर नवल किशोर हैं, प्रवक्ता आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल। पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई थी आरजेडी को, 75 सीटें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अभिषेक झा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, युवा प्रवक्ता हैं, हाल ही में चुनाव भी लड़ा। और मेरे साथ स्टूडियो में AK वाजपेयी हैं, रामविलास पासवान की पार्टी से, दलितों की जो बड़ी पैरोकारी करते रहे ताउम्र, प्रवक्ता LJP-R, पेशे से वकील हैं और देश की सर्वोच्च अदालत में वकालत करते हैं। मैं शुरुआत डॉक्टर नवल आज आपसे कर रही हूं और ये भी एक पैटर्न तोड़ रही हूं मैं, लेकिन अब ये जो 19% दलित हैं बिहार में, 19 दशमलव कितने 65%, और 63% EBC और OBC हैं जिनके मसीहा हैं बाबा साहब अंबेडकर। अगर ये नैरेटिव जो बीजेपी बनाती दिख रही है ये चिपक गया तो ये तो खेल खत्म है। फिर गरिमा जी, आपने सही 2 मायने में आपने सही स्थान लिया। पहला, हमसे सवाल इसलिए आपने पूछा और पूछना सही लगता है क्योंकि बाबा साहब के सच्चे सिपाही आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं। अगर आप 1990 का दशक याद करेंगे तो जिन दलितों को और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जो भारतीय समाज में सामंती लोग हैं जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, वो लोग बैठने नहीं देते थे, वह उनको उन्होंने आवाज दिया और साथ में आमने सामने बैठकर बात करने का हौसला दिया। ये बात छुपी हुई नहीं है, इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। और अगर उसकी बात करें तो ये 17 महीने के सरकार में जो तेजस्वी जी ने कार्य किया, जिसमें आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किया गया, यह दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा यह एक आप कह सकते हैं कि कार्य है जो कि राष्ट्रीय जनता दल के दोनों महत्वपूर्ण नेताओं ने किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नहीं, लेकिन डॉक्टर नवल, अगर ये FIR हो गई, भाई आप जानते हैं देश में SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट कितना सख्त कानून है, आपको राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने चिट्ठी भेज दी, 15 दिन में आप माफी मांगिए, पक्ष रखिए, और नहीं तो FIR दर्ज होगी। FIR अगर दर्ज हो गई तो नैरेटिव फिर बनता दिखेगा दलित विरोधी हैं, अंबेडकर का अपमान करते हैं लालू प्रसाद यादव। गरिमा जी, देखिए आजकल कौन आयोग क्या चिट्ठी लिख रहा है, हाँ। और वो अपने मन से लिख रहा है कि लिखवाया जा रहा है, ये आपको मालूम ही है। आयोग की कहानी तो आपको पता है इतना कि बिहार में अब NDA का मतलब लोग समझ रहे हैं कि नेशनल दामाद अलायंस हो गया है। यहाँ पर दामाद को नहीं तो जीजा को, नहीं तो रिटायर्ड अधिकारी के पत्नियों को स्थान दिया जा रहा है। तो ये तो पता है कि आयोग का काम क्या है। जहां तक SC/ST एक्ट का सवाल था, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए इसको डाइल्यूट करने का कोशिश किया। RJD सड़कों पे थी और पूरे देश स्तर पर आंदोलन हुआ और भाजपा को झुकना पड़ा। रोस्टर जो 13 पॉइंट रोस्टर से 200 पॉइंट रोस्टर पर आंदोलन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कहां थी? वो उस साइड में थी और हम लोग आंदोलन करके उनको पीछे किए। नहीं, ये तो डॉक्टर नवल पुरानी बात हो गई ना, किसी का पीछा ये पुरानी बात हो गई। मैं ये कह रही हूँ कि इस राज्य जाति आयोग में, इस राज्य अनुसूचित जाति आयोग में कोई भी बैठा हो, फिलहाल तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो भी है उन्होंने आपको नोटिस थमा दिया कि या तो पक्ष अपना रखो, पोस्टर चिपके हुए हैं पूरे बिहार में, माफी मांगो अंबेडकर की, अंबेडकर साहब का अपमान हो गया, ये नैरेटिव चिपक गया RJD पर, तो भारी पड़ता दिखेगा क्या? माफी मांगने में क्या बुराई है? नहीं, देखिए ये देखिए बिल्कुल ये गलत बात है। जो काम हमने किया नहीं है उसके लिए माफी क्यों मांगे? आपने कहा कि ये नैरेटिव बनाएंगे, ये इसका मतलब ही है कि ये चिपकाने का कोशिश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 20 साल शासन में रहने के बाद इस बिहार में और 11 साल केंद्र में रहने के बाद जब बिहार में आते हैं तो जंगल राज का रट लगाते हैं। उनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं, उनके निकम्मेपन को आप समझ सकते हैं। उनके पास अपनी उपलब्धि के रूप में कुछ कहने को नहीं है। उनके जो साथ में खड़े, आपने देखा होगा कि सिवान में प्रधानमंत्री के लिए कसीदे नीतीश कुमार पढ़ रहे थे और नीतीश कुमार के लिए कसीदे प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे। और अमित शाह जी आज ही
आज ही के क्या इंटरव्यू में लालू प्रसाद यादव जैसे मंझे हुए राजनेता इस बात से अनभिज्ञ होंगे, अनजान होंगे कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर अगर उनके पांव के पास आती दिखेगी वीडियो में, तो कौन पॉलिटिकल पार्टी इसको मुद्दा बनाने से चूकेगी? इतने अनजान तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है नहीं। नहीं, देखिए आपको वो आप जो फोटो देखा होगा ना, वो समझ गया होगा कि वहां पर क्या हुआ है। इसमें कोई जो उसको बनाना चाहता है वो नौकरी पे रखे गए हैं, अमित मालवीय टाइप के लोग रखे गए हैं नौकरी पे कि बात का खाल निकालना और उसको बनाना। अगर इस देश में कोई बाबा साहब का विरोधी है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो वो आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपने देखा होगा कि जब आरक्षण दिया गया पहली बार बिहार में मुंगेरी लाल रिपोर्ट के आधार पे, तो मां बहन की गालियां किसने दी थी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया था। और जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो बीपी सिंह के सरकार को किसने गिराया था? भारतीय जनता पार्टी ने गिराया था और कमंडल निकला था उन लोगों। तो ये बात छुपी हुई नहीं है, चिपकाने का कोशिश क्या है लाख कीजिएगा। लालू जी के खिलाफ में तो लेकिन इसमें इतना ईगो पर लेने की भी जरूरत डॉक्टर नवल किशोर क्या है भाई? अगर कोई फाउल प्ले हो गया, अगर कोई सेल्फ गोल हो गया, कोई फाउल प्ले हो गया, तो विनम्रता से माफी मांग ले। नहीं, आप वही बात बोल रहे हैं। विनम्रता से माफी मांगने के लिए कुछ तथ्य तो होना चाहिए। जगन्नाथ मिश्रा जो कि चारा घोटाला के जनक हैं, उनके बेटा भारतीय जनता पार्टी में है, और चारा चोर का नैरेटिव कहां आप लगा रहे हैं? ये लोग समझता नहीं है क्या? पिछले 3 दशक से आप कोशिश कर रहे हैं लालू जी के समर्थन में या विरोध में ही बिहार की राजनीति चलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। आज कम से कम मोदी जी को यह बोलना चाहिए था कि मुझे लालू जी के कामों की सराहना करनी चाहिए। जो सारण जिला में जो कारखाने रेल के लगे, लालू जी ने लगवाए, और आज विदेश में हम उसका एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इतना भी कहने के लिए उनके पास मुख नहीं है। आप समझ सकते हैं ये लोग कितने निकम्मे लोगों का झुंड है। अगर डॉक्टर नवल किशोर एक सेकंड हुए ये लोग हैं। हाँ डॉक्टर नवल, अगर इस वीडियो पर माफी नहीं मांगेगी आरजेडी, तो आरजेडी तैयार है ना इसके प्रोज एंड कॉन्स झेलने के लिए? जो भी चुनावी प्रोज एंड कॉन्स होंगे, लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव बना, विपक्ष ने नैरेटिव चलाया कि बीजेपी संविधान विरोधी है, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है, वो आरक्षण का नैरेटिव चिपक गया, तो 240 सीटें रह गई ना भारतीय जनता पार्टी की 303 से। आरजेडी तैयार है प्रोज एंड कॉन्स झेलने के लिए। बिहार की जनता बहुत समझदार है, और लालू जी अक्सर कहा करते हैं कि उड़ते हुई चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। बिहार की जनता को मालूम है कि पिछले 20 साल से कौन लोग ठग रहे हैं बिहार को। मतलब कौन लोग कह रहे हैं कि अगर बांध गिर गया तो चूहा गिरा दिया। आरजेडी का ऑफिशियल पक्ष है, कोई अपमान नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं है। और बाबा साहब का सम्मान करने वाले भारतीय जनता पार्टी में एक भी नहीं है, और राष्ट्रीय जनता दल में एक भी ऐसा कोई नहीं है जो बाबा साहब का सम्मान न करता हो। उनके लिए सड़कों पे हम लोग खड़े हैं और सामाजिक विकास के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए ये हम लोग कथनी और करनी में अंतर वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लाखों उदाहरण है। लास्ट पॉइंट लाख उदाहरण है। यही नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ये कहते हैं कि भारत में तो जाति ही नहीं है, जातीय जनगणना के लिए दबाव बनाया जाता है, तो कहते हैं हमारे लिए तो जाति 4 है, जाति है ही नहीं, जाति अमीर गरीब है, या जाति महिला है, युवा है, मजदूर है। ये बात बनाने वाले लोग, जब इनको पता चला कि बाबा साहब के लोग सड़कों पे आ जाएंगे, जातीय जनगणना कान पकड़ के करवाएंगे, तब वो जाकर झुके, और आज कहते हैं झुक गए और आपकी जमीन खींच ली। आपका जो सबसे बड़ा प्लैंक था, वो जो आपकी सबसे बड़ी जमीन थी, जातिगत जनगणना का नैरेटिव था, वो प्लैंक खींच लिया ना। और इसीलिए मैं कह रही हूं आपसे नवल किशोर कि ये क्या अगर ये चिपक गया तो मुश्किल होगी क्या बाबा साहब के अंबेडकर के अपमान पर। लेकिन तुहिन माफी मांगनी चाहिए क्या? नहीं, अभी रुकिए डॉक्टर नवल, रुक जाइए। अब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। तुहिन, ये माफी मांगनी चाहिए, ये पूरे बिहार में जो पोस्टर चस्पा कर दिए गए, और जीतन राम मांझी के दामाद जिस आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, भाई FIR दर्ज होगी। ये बाबा साहब के अपमान का मुद्दा हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो माफी तेजस्वी यादव मांगे या लालू प्रसाद यादव मांगे?
नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, अब तक उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। ये इतने बुजुर्ग लोग हैं पॉलिटिक्स में, जिस प्रकार से ये अपमान कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर का, अब जो है इनको नतमस्तक होकर कल परसों में माफ़ी मांग लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज स्पष्ट कर दिया है, बाबा साहब का अपमान ना सहेगा बिहार ना हिंदुस्तान। ये मैसेज जितना आरजेडी पर लागू होता है उतना ही आरजेडी के बॉस कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है, क्योंकि हमने शुरू से देखा है। आज आरजेडी के अंदर ये दुस्साहस का जो है वो ये प्रेरणा कहां से मिल रही है? ये नेहरू से मिल रही है, जिन्होंने हमेशा से जो है बाबा साहब का अपमान किया है। 1952 में जो है मुंबई, जहां पर मैं बैठा हूं, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भी जहां के लोगों को आहत है जिस प्रकार से कम्युनिस्ट लोगों के साथ मिलजुल कर ऐसे डांगे, जो उस समय जनरल सेक्रेटरी थी कम्युनिस्ट पार्टी के, मिलकर सिर्फ बाबा साहब का अपमान ही नहीं किया था। उससे 2 महीने बाद नेहरू जी ने खत लिखा था एडवीना को, ये बताते हुए खुशी से कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को धूल चिटाया था। तो ये तो हकीकत है कांग्रेस पार्टी की, और शायद मतलब 3 दिन के भीतर लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। ये एक नैतिकता बनती है राजनीति में। कल तक मांग लेना चाहिए, वरना ये क्रोध, ये आक्रोश जो लोगों में है वो घटेगा नहीं, वो और बढ़ता जाएगा। और अरुण शौरी पर बीजेपी को माफी कब मांगनी चाहिए? तो इनसे ना आप अटल सरकार में बीजेपी के मंत्री, पूर्व सांसद, बीजेपी के थिंक टैंक अरुण शौरी पर बीजेपी को कब माफी मांगनी चाहिए? वो अपनी किताब में लिख देते हैं कि भाई संविधान निर्माण में कोई भूमिका ही नहीं थी अम्बेडकर की। अरुण शौरी आज राजनीति में निर्जीव हैं। निर्जीव लोगों की बात मत करिए। लालू यादव जो है, नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हो गई थी? 64 में हुई थी। अरुण शौरी अभी जीवित है? 64 में हुई थी। अरुण शौरी अभी जीवित है। आपके पूर्व सांसद, आपके पूर्व मंत्री राजनीतिक रूप से निर्जीव हो चुके हैं। नहीं, उनका हम खंडन करते। राजनीतिक रूप से वो निर्जीव हो चुके हैं। तो माफी मांग ले बीजेपी। ये जो बिहार में आरजेडी के डॉक्टर नवल किशोर, आप मांगिए तो इनसे ना आप ये बीच में क्या, अरुण शौरी ने 1997 में, जिस वक्त बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अरुण शौरी ने किताब लिखी 1977 में, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। उसमें अरुण शौरी ने लिखा, संविधान निर्माण में कोई भूमिका ही नहीं थी, संविधान निर्माता को हम मानते हैं, बी आर अम्बेडकर को गलत मानते हैं। तो माफी मांगेगी बीजेपी इस पर? गरिमा जी बीजेपी का स्टैंड स्पष्ट है। उस समय जो है आप जैसे पत्रकार नहीं थे जो इस बात को उजागर करते 98 से 2004 के बीच, और 2014 के बाद पूर्ण रूप से अरुण शौरी जी राजनीतिक रूप से निर्जीव हैं। तो आज मैं मैं तो कह रहा हूं कि पार्टी खंडन करती है, पार्टी ऐसे विचारों से कोई इत्तेफाक नहीं रहती है। तो माफी जारी कर दे। बेहतर होता कि उस वक्त भी जो है आप जैसी पत्रकार होती जो उनको घेरे में लेती, बेहतर होता। तो आज मैं अब 1997 मतलब ये अम्बेडकर का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो लालू यादव के साथ को भी एक सेकंड मत कीजिए डॉक्टर नवल, मत कीजिए। मैं खंडन कर रहा हूं। डॉक्टर नवल की जरा आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन रखिए। अच्छा, तू इन 1 सेकंड। डॉक्टर नवल, मैं कंडेम कर रहा हूं उनके विचारों को। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। ज्यादा मैं क्या कहूंगा? तो तुहिन भाई, अगर गरिमा जी, मैं उनके विचारों को, मैं अरुण शौरी जी के विचारों को कंडेम कर रहा हूं, उससे ज्यादा मैं क्या करूं? वो पार्टी का हिस्सा है, नहीं है वो। आरएसएस को भी कंडेम करेंगे क्या? निर्जीव आप उनसे ठीक है, आरएसएस को भी कंडेम करेंगे क्या, जो रामलीला मैदान में अम्बेडकर के पुतले जलाते हुए और अम्बेडकर की शव यात्रा निकालते हुए दिखे थे 1949 में? कब की बात आप कर रही है? 1949 कर रही हैं आप? 1949 में हिंदू कोड बिल के विरोध में जनसंघ ने कई जगह विरोध मार्च निकाला। आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रामलीला मैदान में रैली की, बाकायदा अम्बेडकर के पुतले जलाए गए, नेहरू के पुतले जलाए गए। मुझे इस बात का इत्तेफाक नहीं है। 2025 में जो हुआ, पिछले 11 वर्षों में जो हमने दलितों के लिए किया, मैं वो आपको बता सकता हूँ। 1949 में क्या हुआ, और वो भी पहले माफी तो मांग लीजिए। गिन चुन के कुछ ऐसी चीजें लाई होंगी अम्बेडकर के पुतले जला दिया आरएसएस ने। अरुण शौरी को कंडेम करते हैं, आरएसएस को भी कंडेम कर दीजिए। आरएसएस ने जलाए नहीं जलाए, अब आप अचानक से तथ्य, आप जब मैं
जब मेरे पास तथ्य होंगे, जब मैं कन्विंस्ड हो जाऊंगा, क्योंकि शो पे तो कुछ भी आप ला सकती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो जब कन्विंस्ड होऊंगा तब मैं उसमें कमेंट करूंगा। 2025 में मेरे ऊपर तोहिन से ना आप डिफेमेशन केस कर दीजिए अगर मैं गलत और झूठ बोल रही हूँ। गूगल कीजिए, निकालिए इंडिया आफ्टर गांधी, निकालिए 1949 का रामलीला मैदान का इंसिडेंस, निकालिए कि आरएसएस ने वहां रैली की थी और अंबेडकर के पुतले जलाए थे। मैं मौका दे रही हूँ आपको, चलिए ठीक है, इस शो में ये फैक्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप साकेत गोखले थोड़े हैं कि मैं आप पे डिफेमेशन कर दूं ना। आप साकेत गोखले और ना मेरे पास वक्त है कि मैं आप पे डिफेमेशन करूं। झूठ बोलूंगी तो कर सकते हैं। एक सिलेक्टिव चीजों का है। नहीं, वो मेरे पास समय नहीं है उतना, लेकिन मैं आपको बता दूं 11 वर्षों में जिस प्रकार से हमने बाबा साहब अंबेडकर की लेगेसी को आगे बढ़ाया है, मैं आपको कुछ तथ्य सिर्फ बता रहा हूं। जो स्कॉलरशिप दलित बच्चों के लिए उस वक्त 2014 के पहले 1000 करोड़ की होती थी, आज 6000 करोड़ से ऊपर की है। पूरे देश में हजारों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं। 27,000 विलेजेस को, गांवों को हमने विशेष रूप से चुना कि जहां 500 से अधिक दलितों की आबादी है, उनको सबसे बड़ी प्रायोरिटी के साथ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। तो हमने जो किया वो अभूतपूर्व है। आप पिछले 11 वर्षों में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और 1949 की तुलना आप 2025 से करेंगे, जो हफ्ते भर पहले। अरे भाई, आप तो 47 तक पहुंचते हैं, उसकी बात करिए, चाइना वॉर तक, और कभी जो 48 में पाकिस्तान ने अटैक किया था वहां तक पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं कुछ और बात अब आपसे पूछ लूं, अगर इतना अभूतपूर्व काम हुआ है तो आरक्षण जो नीतीश कुमार ने आप ही के साथ रहते हुए बढ़ाया 65%, उसे लागू नहीं होने दिया आपने, गुंडी मारकर बैठ गए आप उस पर। नहीं, हमने नहीं रोका उसको, हमने बिल्कुल नहीं रोका। उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है जो चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में गया ना केस। नहीं, देखिए, जब हम उनके साथ थे नहीं थे, वो हमने कभी भी इसका विरोध नहीं किया है। मैं ये भी बोल दूं कि नेहरू जी का जिक्र मैंने क्यों किया। क्या आप मुझे बताइए, क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो चिट्ठी लिखता है देश के आंतरिक मामलों में 1952 में कि किस तरह हमने अंबेडकर को धूल चटाया? क्या ये शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को कि एडवीना माउंटबैटन को लिखे कि मैंने बाबा साहब अंबेडकर को हरवाया मुंबई में? ये खत जो है पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, आप देख लीजिए। ये पब्लिक डोमेन में एक और चिट्ठी उपलब्ध है जिसमें एक पार्टी, राम राज्य परिषद नाम की एक पार्टी, चुनाव लड़ी अंबेडकर के खिलाफ। बाद में जनसंघ ने उसे अपने आप में समाहित कर लिया। अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टी को जनसंघ अपने साथ बैठा लेता है, और जितने वोट से अंबेडकर हारे उतने ही वोट मिले आपकी पार्टी को। मैंने ये भी दस्तावेज उपलब्ध है। तो देखिए, अंबेडकर जी को हराने में केवल एक व्यक्ति का हाथ था लोकल लेवल में, ऐसे डांगे जो कम्युनिस्ट जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त, उन्होंने पुरजोर ताकत लगाई थी। बाकी सारी पार्टियां उस वक्त इररिलेवेंट थी, बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं थी। 2.3% वोट मिला राम राज्य परिषद को जिस वक्त पहला चुनाव लड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने। अब सुन लीजिए ना सर, 2.3% वोट मिला राम राज्य परिषद को। कांग्रेस को वोट मिले तकरीबन 19%, बाबा साहब अंबेडकर को मिले 17%। ये जो वोट कटुआ पार्टी थी राम राज्य परिषद, जो बाद में जनसंघ में शामिल हो गई, ये 2.3% अगर वोट ना कटते तो हो सकता अंबेडकर ना आते। जनसंघ में कब शामिल हुई? जनसंघ में किस साल में शामिल हुई? 70 के दशक में। सर, मुझसे ज्यादा तो आपको पता होना चाहिए। इश्यूज अलग होंगे। रुकिए, मैं अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ। विषय अलग होंगे ना। अरे भाई, अब ऐसे में एक वाजपेयी 20 साल बाद, अगर इतना अंबेडकर का सम्मान है, बाद अगर जनसंघ से जुड़ते हैं, सर क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं अगर गलत जानकारी 20 साल बाद वो पार्टी जनसंघ से जुड़ती है तो विषय और सारे परिप्रेक्ष्य बदल जाते हैं 20 सालों में। भाई, उस समय क्या परिप्रेक्ष्य था जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ? उसी समय जनसंघ के साथ जुड़ने वाली पार्टी ने चुनाव लड़ लिया। अब आप परिप्रेक्ष्य बता दें मुझे, खैर, पर जनता जानती है, समझती है। अब ए.के. वाजपेयी अगर इतना सम्मान और अपमान की चिंता है तो आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं? देखिए गरिमा जी, मैं एक वाक्य में अपना पॉइंट कंप्लीट कर दूं कि जिस समय भारत रत्न के लिए
बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए था, उस वक्त नेहरू जी जो है उनका करियर समाप्त करने में जुटे थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपमान था उस व्यक्ति के लिए जो कि हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। उसको इनाम देने के बजाय मैं फिर उसी पर आऊंगी। तो ये नैरेटिव जो है ना, रेटोरिक, पॉलिटिकल रेटोरिक में हम फैक्ट्स का कबाड़ा करते हैं क्या भाई? आप जिस बात को यहां फैक्ट के तौर पर रख रहे हैं, उसी में एक फैक्ट ये भी है कि 1977 में मोरारजी देसाई की अगुवाई में जो सरकार बनी उसमें जनसंघ शामिल था। दे देते भारत रत्न तब आप। 90 तक इंतजार क्यों करना पड़ा? ये आवाज चली गई है। हाँ, अब आवाज चली गई। लेकिन ए.के. वाजपेयी, ये अगर इतनी बाबा साहब अंबेडकर के अपमान की चिंता, सम्मान की चिंता है, ये पूरा पॉलिटिकल गणित है क्या कि भाई 20% दलित और 63% ईबीसी और ओबीसी, जो मौका मिले वो लपक लो, जैसे अमित शाह के बयान पर कांग्रेस लपकती दिखी थी। तो मौका दोगे क्यों आप? लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, ये बात अलग है, लेकिन राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये बात भी तो तय है। वो बैठे हुए पैर रख के और उनके भगत आ रहे हैं और वो फोटो रखी हुई है अम्बेडकर साहब की, तो ये उनकी मानसिकता उस वक्त ठीक थी बकायदा, उसमें कोई दुराचार की वो नहीं है। क्यों नहीं उन्होंने उसी वक्त रोका उसको? भाई ये तो हो गया, क्राइम तो हो गया, और माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला। सॉरी, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसीलिए नोटिस दिया गया है। और SC/ST के मुकदमे में बेल भी नहीं होती है, हाई कोर्ट से बेल होगी उसकी। तो ये लालू यादव ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया है, अब माफी मांगने से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन एक बात है, अच्छा, माफी से भी काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो FIR रजिस्टर्ड होगी, मतलब इतना बड़ा गुनाह हो गया। अरे क्यों नहीं गुनाह, वो तो कानून कहता है, हम थोड़ी कह रहे हैं इस बात को, वो तो कानून कहता है। और दूसरी एक बात, ये तो रिकॉर्ड में दर्ज है ना कि दलितों पे जो सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है वो लालू के राज में हुआ है। तरह तरह की सेनाएं बनी हुई थी, नरसंग दलितों के वो मोहल्ले जला दिए, झोपड़ी की कॉलोनियां जला दी सारी की। ये कब हुए सारे के सारे काम? तो स्ट्रेंथन करना है दलितों को, पिछड़ों को, तो आरक्षण पर गुंडी मारकर क्यों बैठ गए भाई? कौन बैठ गया गुंडी मार के भाई? 65% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया, सुनिए, उसको मामले को वहां तक लटकाया कि सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया मामला। पहला बैरियर उसमें था इंदिरा साहनी का केस जिसमें सीलिंग थी, ऑलराइट। अब सीलिंग के बावजूद भी, जिसमें बीजेपी भी थे, हम लोग भी थे और ये लालू वाली पार्टी भी थी, सब लोगों ने तय किया कि एक आरक्षण बढ़ाना चाहिए। आरक्षण बढ़ा दिया, नोटिफिकेशन इशू कर दिया, हाई कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन क्वेश कर दिया। अब जब क्वेश हो गया तो एक सेकंड, 9 शेड्यूल में कैसे आएगा? नहीं, ये आप यहीं पर तो थोड़ा सा झोल करते हैं क्या भाई? हाई कोर्ट में तो मामला बाद में गया। 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 2023 में आंकड़े पेश किए थे, विधानसभा से पारित हुआ, विधान परिषद से पारित हुआ, उसके बाद राज्यपाल को चला गया, राज्यपाल ने स्टैंप लगा दी। भाई उसी समय अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के 9 शेड्यूल में से डाल देते तो स्क्रूटनाइज होता ही नहीं है जुडिशियल। एक सेकंड, जो मामला सब जुडिस हो गया हाई कोर्ट के सामने, सब जुडिस तो बाद में हुआ ना। कितने दिन का गैप है? मुश्किल से 12 दिन का भी गैप नहीं है। तो 12 दिन में अगर बीजेपी की या आपके सहयोगी दलों की इंटेंशन होती तो 12 दिन में जयललिता आई थी तमिलनाडु से। हम बैठे हुए हैं एनडीए के पार्टनर के तौर पे, नहीं, मैं सबसे बड़े खैरख्वाह अगर हैं तो हम लोग हैं। जयललिता आई थी तमिलनाडु से और दिन के दिन 9 शेड्यूल में डलवा कर ले गई थी। 69% आरक्षण है तमिलनाडु में। वो कंपेयर नहीं कर सकते। ये सबसे पहले हमारी डिमांड है कि इसको 9 शेड्यूल में डालिए, और ये हमारी नहीं है, पासवान साहब शुरू से इस बात को कराते आए हैं कि 9 शेड्यूल में डालिए जिससे जुडिशियल स्क्रूटनी बच जाए। नहीं, लेकिन वो मौका नहीं मिल पाया, या नहीं मौका लेना चाहते थे, नहीं इंटेंशन थी। अरे हम सबसे बड़े खैरख्वाह बैठे, कैसे नहीं डालेंगे? और नहीं करवा पाए आप। अरे हमने करवाया। देखिए, बीजेपी को हम वो नहीं कर रहे कि उनकी नियत में कोई खोट है, ये भी नहीं है। लेकिन SC/ST का एक्ट का आपको मामला याद होगा, अट्रॉसिटी एक्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया उस एक्ट का जो रेशो थी। पासवान साहब गए, मोदी साहब से साथ बात हुई, उनको कन्विंस किया, उन्होंने फौरन पार्लियामेंट में उस कानून को बदल दिया और जो एज इट इज पहले था उसको रिस्टोर कर दिया। तो आप कैसे उनकी नीति पे डाउट करोगे कि वो दलितों के खिलाफ है? दलितों के लिए आरक्षण के रास्ते में तो ये पेच ही हुआ ना भाई। 12 दिन आप कह रहे हैं, 12 दिन में अगर सरकार चाहती तो ये कोई ऐसा तो था नहीं कि सारे लोगों से रेफरेंडम कराना था। गर्मा जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, अगर मगर का सिलसिला नहीं है। हमने फिर कहा, मैं इस बात को फिर कहता हूं कि हम लोग उसको मुस्तैदी से करवाने के लिए कटिबद्ध थे।
प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन इन बिटवीन हाईकोर्ट में मामला आ गया तो सब्जुडिस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। ये तो अब आप ढाल बनाकर ईमानदारी से, यही है बात, ईमानदारी से। नहीं, एक सेकंड के वाजपेयी, मैं आऊंगी दोबारा लौटकर आप पर, लेकिन ईमानदारी से फैक्ट यही है कि इसे सब्जुडिस होने को ढाल बना लिया गया। अभिषेक, ये लेकिन भाई अपमान हो गया अंबेडकर का, सम्मान हो गया, माफी मांगी है, एफआईआर हो जाएगी और SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के तहत एफआईआर होगी, ये सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है क्या अभिषेक? वोट बैंक की चिंता तो इनको होती है और हमें लगता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं और बिहार में इतना बड़ा संदेश जाता है और जिस तरह की योजनाएं बिहार के लोगों के लिए चलाई जाती हैं, जिस तरह की सुविधा दी जाती है, उससे कहीं ना कहीं इनके मन में एक बात का दर्द पहले ही उत्पन्न हो जाता है कि जनता का झुकाव फिर से एनडीए की तरफ हो रहा है। और दूसरा पहलू ये है कि हमने एक दृश्य देखा, हमारी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, बाबा साहेब की विचारधारा पर चलने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में एक समर्थक ने, कार्यकर्ता ने लालू जी की तस्वीरों में बाबा साहेब की तस्वीर को अर्पित कर दिया और राजद ने न इस पर खेद व्यक्त किया, न माफी मांगी और न इसको ठीक करने का प्रयास किया, उल्टा डटे रहे कि ऐसा है तो है। ये उनकी फिर से उसी संस्कृति का परिचय देता है जिसमें इनके लोगों ने दलितों पर अत्याचार किया, उनकी जमीनें हड़पी। तो एक तरफ ये ढोंग करते हैं कि ये दलित समाज के हितैषी हैं और दूसरी तरफ इनकी असली विचारधारा बाबा साहब को लेकर, दलित समाज को लेकर उजागर हो चुकी है। और गरिमा जी, एक बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं जो इस डिबेट के टॉपिक से इतर है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव जी ने अपने फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने के लिए पटना में एक प्रेस वार्ता की। उनकी बौखलाहट, घबराहट साफ तौर पर दिख रही थी और जिस अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए किया वो एकदम स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी के लिए पॉकेट मार शब्दों का इस्तेमाल किया, ये तेजस्वी यादव जी की भाषाई दरिद्रता को दिखाता है, उनके राजनीतिक कुसंस्कार को दिखाता है, उनके शिक्षा के स्तर को भी दिखाता है। ऐसी पार्टी जिसमें लोग चारा चोर हैं, जिसमें लोग सजायाफ्ता हैं, अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ऐसी पार्टी के लोग लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करते हैं और ये कहीं से उचित नहीं है। अचेत होने की बात करते हैं। अरे भाई, पूरे सचेत अवस्था में राहुल गांधी जी किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? राहुल गांधी जी ने एक बार बिहार में आकर क्या कहा था? आटा को लीटर में तौल रहे थे। कहा था कि बाज को रोजगार मिलना चाहिए, स्टोव के नीचे ये कोयला जलाने की बात करते थे। तो राहुल गांधी जी के इनसेंसिटिव बयान और गैर जिम्मेदार बयान सबको याद है। तेजस्वी जी उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नहीं, अच्छा अभिषेक, और जिस तरह से अनुसूचित जाति आयोग ने ये जो वीडियो पब्लिक हुआ है जिसमें लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं और अंबेडकर के अपमान की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक व्यक्ति फ्रेम के साथ उनके आया, फोटो खिंचाकर चला गया, जिसमें फोटो उनके पांव के पास दिखाई दे रही है। इस नैरेटिव को पकड़कर बड़ा मुद्दा बनाना, ये दरअसल एक प्लैंक तैयार करने की कोशिश है कि जातिगत जनगणना का ऐलान हो ही गया। जो लोकसभा में विपक्ष ने किया उसको पलट देने की एक कोशिश है। भाई, दलित विरोधी साबित कर दो, पिछड़ा विरोधी साबित कर दो, अंबेडकर का विरोधी साबित कर दो। वही नैरेटिव एब्सोल्यूट लोकसभा वाला। गरिमा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अभी मेरे मन में एक दुविधा आ गई है। दुविधा ये आई है कि अभी आपने जो कुछ कहा वो सवाल के हिसाब से मुझसे पूछा या आपके दिमाग में जो नैरेटिव सेट हुआ है या सेट कर दिया गया है वो आप नेशनल टीवी पर बयान कर रही है। आपने सवाल के हिसाब से मुझसे पूछा है या आपके दिमाग में नैरेटिव सेट हो चुका है? कौन सा नैरेटिव? इसको किसको क्लियर कर दीजिए ना। किया गया है, ऐसा नहीं हुआ, लालू यादव जी नहीं, इसको क्लियर कर दीजिए। आपने मुझसे भी कहा ना कि भाई नहीं, आपने मुझसे भी, चूंकि आप तो वहां थी नहीं ना, आपके चैनल के कोई लोग रहे होंगे, जो वीडियो से प्रतीत हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से लालू जी के पैर के पास तस्वीर को ला करके फोटो खिंचाया जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, जो लोग वहां उपस्थित वही बयान कर सकते हैं। और इस पर तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सवाल किया ही है उनसे, उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो आप अभी जो कह रही हैं वो मेरे मन में दुविधा है कि ये सवाल के हिसाब से कह रही हैं या आपके दिमाग में नैरेटिव सेट हो चुका है कि नहीं, लालू जी की पार्टी ने, महागठबंधन ने या इंडिया अलायंस के लोगों ने बिल्कुल सही किया है। अगर ये नैरेटिव आपके दिमाग में सेट हो चुका है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं।
मेरे लिए, मेरे मन में भी आपके लिए उतना ही सम्मान है, और उतने ही सम्मान से मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये तय करने वाली मैं कोई नहीं होती। जब मैंने वीडियो दिखाया तब भी मैंने कहा कि भाई जनता तय कर ले कि अपमान हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसे बीजेपी ने ये कहा कि झूठा नैरेटिव है, लेकिन वो झूठा नैरेटिव पेनिट्रेट हुआ और डेंट पहुंचा गया। 240 सीटें आई बीजेपी की। क्या वही प्लान बिहार में अप्लाई करने की कोशिश है? ये मेरा सवाल है कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ये सवाल अगर आपका है, नहीं मैं ये, अगर ये आपका सवाल है गरिमा जी, तो हम मानते हैं कि हमें कोई नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है उसको उजागर करने की जरूरत है। उस सच्चाई को भी उजागर करने की जरूरत है जब लालू जी ने घोटाले किए, इनकी पार्टी में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा। उस सच्चाई को भी उजागर करने की जवाबदेही है जब नौकरियों के बदले जमीन देने का मॉडल तेजस्वी यादव जी का तब भी था और आज भी है। क्या इज्जत है लालू प्रसाद यादव जी के मन के अंदर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित समाज के लोगों के लिए या खास वर्ग के प्रति झुकाव रहता है और उस वर्ग को इतना मोटिवेट करते हैं ये कि भाई उससे हमारे दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के लोग प्रताड़ित रहते हैं। केसेस होते हैं, आप बिहार में देखती हैं, उसमें डाटा है, आंकड़ा, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इन मसलों को उजागर करना जरूरी हो जाता है गरिमा जी, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, और हम मानते हैं कि जो भी पूंजी है वो लालू प्रसाद यादव जी की। तेजस्वी यादव जी, बड़े सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। नहीं, लेकिन आज तेजस्वी जी की जगह कोई और रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो भी पार्टी की विचारधारा से आपसे होगी। अभिषेक, मैं आपसे ऑलमोस्ट आपके साथ सेम पेज पर हूँ। आपने जंगल राज याद दिलाया, आपने भ्रष्टाचार याद दिलाया, आपने चारा चोरी याद दिलाई, आपने सब कुछ याद दिला दिया। लेकिन सवाल ये भी है, ये जो अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस मिला है और इसके पहले जितनी भर्तियां हुई सारे आयोगों में, भाई मेहरारू और जीजा आयोग और जमाई आयोग का आरोप लगाते दिखे तेजस्वी यादव। वो तो गलत आरोप नहीं था। जीतन राम मांझी के दामाद, रामविलास पासवान के दामाद, किशोर कुणाल के दामाद, किसी की बेटियां, संजय झा की बेटियों की नियुक्ति हो गई बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की काउंसिल में, पैनल ए में। तो जब नोटिस भेजने वाले इस आधार पर नियुक्त हुए होंगे तो उस नोटिस का क्या वैलिडिटी है फिर? गरिमा जी, मैंने इससे पहले भी इस मुद्दे पर आपके साथ डिबेट किया और बहुत विस्तार से बताया है कि किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जहां तक हमारी पार्टी से संबंधित सवाल है उसके मैंने आपको बखूबी जवाब दिए थे। अन्य पार्टी के प्रवक्ता भी उसमें उपस्थित थे, उन लोगों ने भी बताया कि जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनका पॉलिटिकल करियर, उनका सामाजिक क्षेत्र में योगदान कितना रहा है। मेहरारू आयोग की बात जब तेजस्वी जी कहते हैं तो बुनियादी सवाल यह भी तो बनता है कि लालू जी जेल चले जाते हैं, उनकी प्रतिनिधि के रूप में उनकी धर्मपत्नी आदरणीय राबड़ी देवी जी सूबे की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। कोई राजनीतिक अनुभव नहीं होता है। मैं बहुत अदब और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक उठ जाता है तो बोलना पड़ता है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता, राजनीतिक योग्यता, समाज में योगदान, हर कुछ सबके सामने था। तो उस वक्त इस मेहरारू आयोग या इस मेहरारू एंगल की याद तेजस्वी जी को नहीं आई होगी, क्योंकि वो बच्चे हैं रहे होंगे और आज वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो हमने बार बार इस बात को कहा है कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो फिर अभिषेक, फिर तो तेजस्वी जी को ये आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं आपसे कम से कम ये कह सकती हूँ कि भाई अगर जंगल राज में 15 साल ये हुआ कि साला आयोग था, बनना चाहिए था, मामा आयोग बनना चाहिए था, तो हम उसको डिफेंड कर लें कि तब गलत हुआ तो हम गलत कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन राजेश राठौर, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करने की मारामारी यहां से आज से शुरू हो गई क्या, दलितों की और पिछड़ों की? भाई राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, उन्हें भी दशरथ मांझी याद आ रहे हैं। गर्मा जी, आपके सवाल से 30 सेकंड पहले मैं इनका जवाब दूं। राजेश जी अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। आवाज जा रही है? अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए ना, नीचे आवाज नहीं आ रही, बताइए। हाँ अब गरिमा जी, मैं सर्वप्रथम अभिषेक जी के सवालों का जवाब दूं। राहुल गांधी जी पे टिप्पणी कर रहे थे कि राहुल गांधी ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। मैं तो ये नहीं कभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सदन में परिवार नियोजन पर कितना अच्छा फॉर्मूला बताए थे देश के लोगों को। क्या वही बात अभिषेक जी इस मंच से दोहरा सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला था? क्या अभिषेक जी इस बात को दोहरा सकते हैं जो नीतीश कुमार जी कहते थे 2005 से पहले लड़कियां, औरतें कपड़ा नहीं पहनती थी? क्या इस बात को दोहरा सकते हैं? हम इन बात पे नहीं जाते हैं, हम वहां जाते हैं
कि आज प्रधानमंत्री को बुल्लू गमछा रखने पर राहुल गांधी जी ने मजबूर किया। राहुल गांधी जी का सोच और समझ और संघर्ष पिछले कई सालों से था कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, और सड़क से संसद तक उन्होंने संघर्ष किया। सदन में भी बोला कि अगर ये प्रधानमंत्री नहीं तो दूसरे प्रधानमंत्री से कराएंगे, और ये प्रधानमंत्री कहते थे कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले व्यक्ति अर्बन नक्सल हैं। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी को अर्बन नक्सल बनने पे मजबूर किए। नहीं राजेश जी, मैंने सवाल कुछ और पूछा आपसे, आप किसी और दिशा में धारा प्रवाह बह गए। मैं पूछ रही हूँ कि बीजेपी अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बना रही है। बीजेपी की सारी सहयोगी पार्टियां अब इसी प्लैंक पर उतरती हुई दिख रही हैं। भाई आपका जो प्लैंक है इससे कमजोर होता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं वही जा रहा हूँ, वहीं पे आ ही रहा था कि ये डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं। जिस प्रकार से सदन में अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब के अपमान किया था अम्बेडकर साहब से, और कहा था कि इतना नाम अगर ये लोग भगवान का लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाता। मुझे नहीं पता स्वर्ग कहाँ है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी को पता होगा स्वर्ग कहाँ है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि संविधान में जिसको भरोसा है वह भारत को ही स्वर्ग बना देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संविधान पे भरोसा नहीं है। नहीं, ये चुनाव से पहले दलित याद आ जाते हैं ना। लेकिन राजेश जी भाई आपके यहाँ अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, और कब से थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब चुनाव आए और क्योंकि दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, बाबा साहब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, तो आप राजेश राम को ले आए। आपको दशरथ मांझी की भी याद आ गई, आपको अंबेडकर हॉस्टल के बच्चों की, दलित बच्चों से संवाद की भी याद आ गई, फूले फिल्म की भी याद आ गई। तो साफ तौर पर कह दीजिए ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वोट चाहिए 20% दलितों का, 63% पिछड़ों का। बिल्कुल वोट अलग है, अधिकार अलग है। हम दलितों का उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की अधिकार की बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी दरभंगा अम्बेडकर हॉस्टल सिर्फ इसलिए जाना चाह रहे थे कि डबल इंजन यानी ट्रबल इंजन की सरकार ने अम्बेडकर छात्रावास की हालात क्या किया है, वहाँ अम्बेडकर छात्रावास में बच्चे कैसे रखते हैं। लेकिन मुद्दा तो अब बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया ना भाई। लालू प्रसाद यादव अम्बेडकर की अगर दलित पहले वाले पाँव में रखकर बैठ जाएंगे तो आप अछूते थोड़े ही रहेंगे। बिल्कुल दलित अब पहले वाले दलित नहीं है। इंटेंशन क्या है किसका ये समझ गया लोग। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस पदाधिकारी के पास दरभंगा में राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया गया, समाज कल्याण पदाधिकारी को, इन्होंने उनको ही सस्पेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, उसी समय निरस्त क्यों नहीं किए? ठीक है राजेश राठौर, ठीक है AK वाजपेयी, इसको जरा वाइंड अप इस तरीके से कीजिए कि बिहार में ये दलित कैसे रिएक्ट करेगा। जातिगत जनगणना का वादा तो कब पूरा होगा अभी पता नहीं। अक्टूबर 26 और मार्च 2027 तक बात पहुंचेगी, होते होते पूरा होते होते, और फिर उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलने में तो कितना वक्त लगेगा। लेकिन जो करवा दिया था नीतीश कुमार ने, उसको अटकाने का डिस्क्रेडिट मिलता दिखेगा क्या? बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। मेरा सिंपल सा जवाब ये है, एक ऐसा और ये ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिस प्रधानमंत्री ने पब्लिकली दलित भाइयों के पैर धो के छुए और साफ करे। नहीं, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स तो होती है। नहीं, सिंबॉलिक नहीं है। मैंने आपको SC ST का बताया, मैंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई इन्होंने 70 साल में? दलितों की बात कर रहे हैं, ये राजनीति तो आरक्षण हमने करा दिया नहीं करा दिया? हमने तो दलितों के लिए इतने काम किए हैं, इतने काम किए कि गिनाऊं तो आपको 2 घंटे का प्रोग्राम भी कम पड़ेगा। और नियत है, इसलिए काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं, अब जनता ये जानती है क्या? क्यों नहीं जानती? जनता के सामने ये समझती जब है हम उनके पैर धो के पीते हैं। नहीं, पैर धोने से सर रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलता ना, पैर धोने से। पैर तो शिवराज सिंह चौहान ने भी धोकर पिए थे आदिवासियों के। कोरोना में मुफ्त भोजन का किसने अरेंजमेंट किया था? आपको जानकारी दे दूं, आरक्षण दे दो, आपको जानकारी दे रहा हूँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान फूड मिनिस्टर थे, उन्होंने ये प्रपोजल दिया और मोदी जी ने उसको माना। अगर ये सारे
काम जो है वो इनफ होते तो नीतीश गरिमा कुमार जी। 65% आरक्षण क्यों करते? वो आरक्षण तो लटक गया ना। अगर मंशा होती तो वो आरक्षण लागू हो गया होता 2023 वो लटक गया फॉर द टाइमिंग, पर आप ये अपने प्रोग्राम में लिख लीजिए कि बाकायदा आरक्षण की सीमा यही सरकार बढ़ाएगी, जैसे हमने जातिगत कब जनगणना बढ़ाएगी? किया, ठीक है। और जैसे हमने महिला रिजर्वेशन दिया, जैसे हमने ट्रिपल तलाक हटाए, जैसे हमने 370 हटाए, ठीक है सारे जो कमिटमेंट है वो पूरी की जाएंगी। अरे सर, महिला रिजर्वेशन कब मिलेगा? पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। चलिए ठीक है, ओके। अब पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिला आरक्षण कब जाकर लागू होगा। ठीक इसी तरह जातिगत जनगणना कब होगी, कब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बहुत सारे पॉलिटिक्स दरअसल बड़ा कमाल का खेल है।